नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये कंपटीशन के हिसाब से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी ये केमिस्ट्री में आपको डीप थोड़ा जानकारी देता है केमिस्ट्री में आपको, और वो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आप अच्छे से आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखते हैं और फिर उसके बाद से नॉन मेटल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देते हैं मेटल्स डिफिनिशन। दोस्तों, मेटल्स होने के लिए उसके पास क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके पास क्या क्या गुण होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसी मतलब अगर हम यहाँ पे 5 गुण लिखेंगे, अगर वो गुण एक मेटल एक सबस्टांस के पास होता है तो वो क्या होता है, मेटल होता है। आइए देखते हैं। सबस्टांस which capable to its properties। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा पहला जो है वो है मेलाबिलिटी। क्या है? मेलाबिलिटी है। और दूसरा क्या है? लस्टर। मैं अभी इन सबको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। और तीसरा क्या है? सोनोरस। चौथा क्या है? कुछ कंडक्टर। डक्टिलिटी। दोस्तों, किसी भी मेटल को एक पर्याप्त मतलब जो एक सबस्टांस है, अगर उसमें ये 5 गुण होते हैं तो वो पूर्ण रूप से एक मेटल हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये यहाँ पर मेटल मीन मतलब धातु, मतलब सबस्टांस विच कैपेबल टू इट्स प्रॉपर्टी। जिस भी सबस्टांस के पास ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया गया है ये उसके पास है, वो पूर्ण रूप से एक मेटल है। ठीक है, मेलाबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई भी सबस्टांस हो गया, अगर हम उसको पीट कर उसको मतलब पतला कर देंगे, थिन शीट। ठीक है, थिन शीट मतलब उसको पतला कर देंगे पीट कर, तो ये आपका वो मेलाबिलिटी हो गया। अब उसमें लस्टर मतलब क्या होता है? उसका जो सरफेस होना चाहिए वो आपका थोड़ा शाइनी होना चाहिए। उसका जो सरफेस होना चाहिए वो थोड़ा शाइनी होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है? सोनोरस, मतलब जब वो किसी भी एक आपस में 2 मेटल की जब टक्कर हो, उसमें से कोई थोड़ा सा आवाज़ निकले, साउंड, उसी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे इस चीज़ों को लिख पाऊंगा। और ये कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जैसे बल्ब है, ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ पर एक बैटरी है। और ठीक है, यहाँ से एक तार गया है, इसमें एक्स्ट्रा है, फिर यहाँ पे गया है और फिर यहाँ से थोड़ा कट गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा कट गया है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कोई आयरन का शीट लाकर जोड़ दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई आयरन का शीट लाकर जोड़ दिया, तो अब बल्ब क्या होगा बताइए? ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? ग्लो करेगा नहीं करेगा? आप बताइए। अगर यहाँ पर हम आयरन का शीट जोड़ते हैं तो बल्ब है वो पूर्णतः ग्लो करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग आयरन का शीट जोड़ते हैं, ये जो बल्ब है ये पूर्णतः ग्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तभी ग्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी पास ना होता तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। उसी तरह अगर यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम एक वुड रख देते हैं, लकड़ी, तो बताइए क्या उसमें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? नहीं होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होगा। तो यहाँ पर वुड जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का
बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया, उसके पास ये भी गुण होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके। और डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब उसके पास एक ऐसा गुण होना चाहिए, मतलब मान लीजिए ऐसे कोई एक आयरन का रॉड है, हम उसको खूब पीट पीट कर पिघला देंगे और फिर उसको बनाकर एक पतला सा उसका तार बना देंगे, एक छोटा छोटा तार इस तरह से, ऐसे छोटा छोटा। मान लीजिए यहाँ पर एक खूब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आयरन रॉड है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आयरन रॉड है। तो हम इसको क्या किए, हम इसको मेल्ट कर दिए, इसको पिघला दिए। तो ये पिघला दिए तो कुछ ऐसे इस तरह का शेप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का शेप हो गया। तो हम इसको खूब तान कर ऐसे एक पतला लंबा वायर दूर तक बना दिए, ठीक है, उसी को डक्टिलिटी कहते हैं। उसमें क्या आना चाहिए कि उसको हम लोग किसी भी तरह से तान कर खींच कर उस तरह को बड़ा कर दें, उसे डक्टिलिटी। वैसे तो किसी मेटल को इस तरह से आप तान कर बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेल्ट करके ही उसको बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, उसी को डक्टिलिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। आइए इन सभी को डिफिनीशन पे देखते हैं और फिर अपना अगला देखते हैं। दोस्तों मेलेबिलिटी में क्या होना चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे कि ये मेलेबिलिटी और लस्टर, सोनोरस, कंडक्टर, रिडक्टिलिटी, मैंने यहाँ पर इन सब का डिफिनीशन आपको खैर छोटे छोटे भागों में लिख दिया है कि आप अच्छे तरह से इसको समझ सकें। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मेलेबिलिटी, लस्टर, सोनोरस, कंडक्टर एंड डक्टिलिटी। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी ये खैर होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि मेलेबिलिटी में किसी भी मेटल को हम लोग पीट पीट कर उसको एक थिन शीट में बना दे, मतलब पतले से प्लेट की तरह बना दे, तो वो आपका मेटल मतलब वो मेलेबिलिटी हो जाएगी। सबसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इतना बड़ा है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक इतना बड़ा लोहा है, ठीक है, इतना बड़ा लोहा है। मैं गया, मान लीजिए मैं गया और इस लोहे को कहा कि भाई, गया और दुकानदार के पास और कहा कि ये लीजिए, इस लोहे को आप मुझे एक प्लेट की तरह बनाकर दे दीजिए। तो क्या करेगा, सबसे पहले इस लोहे को गर्म करेगा और हथौड़ा लेगा और फिर ऐसे मारेगा हथौड़े से, तो ये जो है 3-4 बार पीटेगा, तो ये जो लोहा है ये कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, ये आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे, मतलब ये मतलब पतला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा पतला, ठीक है, ऐसे पतला हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मतलब मेलेबिलिटी। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेलेबिलिटी के। आइए मेलेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले मेलेबिलिटी का हमारे पास एग्जाम्पल जो है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है दोस्तों, ये सभी, ये जो है गोल्ड सिल्वर, ये आप इसके में थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा दे सकता है, गोल्ड सिल्वर आयरन और एल्युमिनियम, ये जो है ये सभी मेलेबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इनको हम लोग पीट कर पतला बना सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आप ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थिन और ये शीट, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक थिन शीट मतलब उसको पतला, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एक मेलेबिलिटी, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। वह लस्टर्स को देखते हैं क्या होता है, मिटा देते हैं। आइए लस्टर को देखते हैं, लस्टर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मोस्ट शाइनी सरफेस, मतलब ऐसा जो मेटल होगा उसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही शाइनी सरफेस का होना चाहिए, मतलब बहुत ही चमकदार होना चाहिए, ठीक है। आइए इसको देखते हैं चमकदार कैसे होगा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया दोस्तों, मतलब ऐसे एग्जांपल्स है ये गोल्ड सिल्वर, ये मतलब इन सब में ये गुण होगा, इन सब में अगर ये गुण होगा तभी तो कैपेबल, मतलब उन गुण को अपने अंदर रखता है, तभी तो क्षमता है उसको अपने अंदर इस गुण को रखने का, तभी तो वो मेटल है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है आपका, ये आपका जिंक है,
ये आपका कॉपर है, ये जिंक है आपका, ये कॉपर है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। ये जो दोस्तों ये गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर है, ये आपका लस्टर का गुण रखते हैं। आपने गोल्ड को देखा होगा दुकान पर, आप गए होंगे, मान लीजिए ये मेरा ये जैसे ये लॉकेट है, ठीक है। देखिए इसका जो सरफेस है ये कितना चमकदार है, ये गोल्ड है, इसका जो सरफेस है ये कितना चमकदार है, मतलब इसका जो ऊपरी वाला सरफेस है ये चमकदार है, ये लस्टर हो गया, ठीक है। लस्टर इसको मैंने बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, ये जो है अपने अंदर शाइनी सरफेस, मतलब उसका जो सरफेस है सतह वो चमकदार होना चाहिए, तभी आपका ये मेटल मतलब लस्टर होगा, ठीक है। और ये सिल्वर का आपने देखा होगा, सिल्वर इसका भी सरफेस चमकदार होता है, एल्युमिनियम का भी सरफेस चमकदार होता है। ये देख लीजिए, इसको देखिए, ये मुझे लगता है एल्युमिनियम का शायद हो सकता है, गोल्ड वाला देखिए इसको, ये चमकदार है। जिंक भी चमकदार होता है, ठीक है। ये और कॉपर भी कॉपर वायर तो आपने देखा ही होगा, कॉपर वायर घर के तारों में कॉपर वायर होता है, वो भी चमकदार होता है, थोड़ा शायद गोल्ड टाइप कलर होता है, वो भी चमकदार होता है, ठीक है। ये तो आपका लस्टर के ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। ये आपका लस्टर के एग्जाम्पल हो गए, मैं हट जाता हूँ, आप देख लीजिए, ये आपका लस्टर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं सोनोरा से, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, आप इन सबको मैं यहाँ पे स्टार मार दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार, आप इन सबको समझ लीजिएगा। देखो मैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक सोनोरस देखिए, ये आपका सोनोरस मैंने आपको क्या बताया, जब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है पहले, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल गिव स्पेसिफिक साउंड ऑन स्ट्राइकिंग टू मेटल्स। मतलब क्या है इसका, कि जब दो मेटल को आपस में टक्कर कराएंगे, उसमें से जो स्पेसिफिक साउंड निकलेगा उसी को सोनोरस कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया और आपका सिल्वर हो गया, जब आप गोल्ड और सिल्वर को आपस में जब आप टक्कर कराएंगे तो आप जानते होंगे कि खैर इसमें से थोड़ा सा साउंड आता है। जैसे मान लीजिए आपके होते हैं, आप जैसे थाली ले लिए और आप जैसे आपके पलटा से देखते होंगे, वेब से पीटते हैं तो थोड़ा सा कुछ साउंड निकलता है, ठीक है, कुछ साउंड तो निकलता ही है, उसी को हम लोग जैसे वो जो साउंड निकलता है उसी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। जब दो मेटल के आपस में टक्कर होता है तो वहाँ पे सोनोरस होता है, ठीक है। आइए इन सब पे एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड हो गया और आपका सिल्वर हो गया, ठीक है। देखिए गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, आप इन दोनों को टक्कर कराइएगा तो क्या निकलेगा, कुछ आवाज़ तो निकलेगा ही, कुछ आवाज़ निकलेगा ना। आप इन दोनों को जब टक्कर कराइएगा तो कुछ आवाज़ निकलेगा, उसी आवाज़ को हम लोग सोनोरस कहते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, वो है हमारा कंडक्टर। अगला क्या है, अगला है हमारा कंडक्टर। आइए कंडक्टर में देखते हैं कि खैर कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल के मतलब वो गुण जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे कंडक्टर होता है, ठीक है, वहाँ पे कंडक्टर होता है। इस मान लीजिए यहाँ पर गोल्ड हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। दूसरी ये जो कॉपर है, ये आपने देखा होगा कि जो वायर रहते हैं उनमें ये कॉपर वायर लगा होता है, ठीक है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सारे मतलब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी और भी एग्जाम्पल यहाँ इसमें हो सकते हैं जो कि यहाँ पे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है दोस्तों। एक आप ये जान लीजिए, एक ग्रेफाइट भी है जो कि एक्सेप्शन में आता है कि वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। कुछ केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं बहुत सारे, आप उनको याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया आपका, इस मान लीजिए यहाँ पे मैं आप लिख दे रहा हूँ एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट हो गया दोस्तों। ये नॉन मेटल होते हुए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। खैर मेटल नहीं है लेकिन नॉन मेटल है, लेकिन ये भी फिर भी आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का एक
गुड कंडक्टर है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे आप एक आपका छोटा सा बल्ब होगा, बैटरी होगा, तो आपके दो तारों को ले जाइए, एक जो दोनों तारों का सिरा है ना, आप एक बल्ब में कीजिए और एक बैटरी में, और इधर पेंसिल पे दोनों तारों को इधर से सटाइएगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो आप उसको इस तरह से सटाइएगा, देखिएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और यहाँ पे बल्ब ग्लो करके, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी आपका वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, पहुँचा रहा है बल्ब तक, इसीलिए वो बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये आपका ये एग्जाम्पल्स हो गए। और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट दोस्तों ये एग्जाम्पल है, ये जो आपका जो सिल्वर है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा डक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू मेक थिन वायर्स, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ वो मेटल जो होते हैं, प्रॉपर्टी आप इसको नोट कर लीजिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, आइए हम लोग ठीक है, आइए देखते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी में क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू मेक थिन वायर, मतलब मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी मेटल को मतलब खींच कर, तान कर, पिघला कर उसको मतलब पतला वायर बना दे, उसी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे आप इसका एग्जांपल देख लीजिए डक्टिलिटी का, गोल्ड हो गया, दूसरे गोल्ड सब में आ गई, ये गोल्ड सब में, क्योंकि गैर मेटल है तो इसमें सब गुण होगा ही, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आपने कॉपर वायर को तो देखा ही होगा। ठीक है, ये सिल्वर भी देखा होगा, गोल्ड भी देखा होगा। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो गोल्ड है ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ये गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल दोस्तों, मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। कैसे है मोस्ट डक्टाइल मेटल, आप देखिए, आप 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे वायर में तान सकते हैं, मतलब 2 ग्राम 1 ग्राम दोस्तों, ओनली 1 ग्राम 1 ग्राम सोने को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे वायर तक बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सुनकर आपका मुंह थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, आप ऐसे सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर वायर कैसे बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए तो जो है ये थोड़ा मेरा 1 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर 1 ग्राम भी हो सकता है, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से आप लोग 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 ग्राम सोने से हम लोग 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर थिन वायर, ये आपका ये ऐसे पूरा है। ठीक है, इन सबको हम लोग बना सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर सोना बना सकते हैं, 2 किलोमीटर पतला वायर इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डक्टिलिटी भी हो गया, कंडक्टर भी हो गया, सोलस भी हो गया, लाइटर भी हो गया, मेटल हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब, ये मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। दोस्तों अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपना अगला कुछ देखते हैं, आगे हमारा क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आइए अपना कुछ अगला देखते हैं, और फिर मैं उसके बाद से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखेंगे कि मैंने आपको इसमें पढ़ाते समय एक आपका जो टॉपिक है वो मिस रह गया था, वो था हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस मतलब मोस्ट मेटल, कई सारे मेटल होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लीजिए डायमंड है, हाँ मैंने ऐसे बोला, मान लीजिए कोई डायमंड है, सॉरी, वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है, आप उसको चाकू से नहीं काट सकते, आप उसको ऐसे मारेंगे तभी भी नहीं टूटेगा, वो बहुत ही हार्ड होता है।
ठीक है। और कई सारे मेटल होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। जैसे मान जितने एग्जाम्पल से उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही, जैसे लिथियम, सोडियम है हो गए, ये पोटेशियम हो गए, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। और खैर ऐसे कोई मेटल है जिनको आप चाकू से कट कर सकते हैं। ये केवल 3 ही मेटल हैं, आप इनको लिख लीजिएगा में। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कटिंग विथ नाइफ। ठीक है, दे कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है। अब आइए देखते हैं, आप अगर देखते हैं कि अगर मेटल को पानी से रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, और नॉन मेटल को पानी से, मान लीजिए आप मेटल गए और पानी में बिक दिए, ठीक है, पानी में फेंक दिए, ठीक है, तब उसमें क्या प्रभाव होगा। और नॉन मेटल को आप लोग पानी में फेंकेंगे तब क्या प्रभाव होगा। नॉन मेटल को अब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, उसका कैसा नेचर होगा, और मेटल को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तब उसका कैसा नेचर होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, आज देखते हैं नॉन मेटल प्लस O2। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब ऑक्सीजन होता है O2 का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसका मतलब ऑक्सीजन होता है। अब जब आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट का जो आपको प्रोसेस मिलेगा वो क्या होगा, इसका जो नेचर होगा नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का, वो आपका एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका नेचर इससे कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन मेटल का क्या होगा। सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्यूल हो गया, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया आपका, और आपका एक फूल हो गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा ख्याल दिखने होगा, आसानी से नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं इसमें इंक फिल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इंक फिल कर दिया, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका नेचर एसिडिक होगा, और नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसका जो नेचर होगा वो होगा बेसिक नेचर। बेसिक नेचर होगा, उसका जो स्वभाव होगा कैसा होगा, बेसिक नेचर। ठीक है, और वो बनाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड। वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो खैर इसका नेचर बेसिक होगा। इसका नेचर, इसका मैंने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, बेसिक नेचर। दोस्तों मैंने इसकी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने इसकी पिछले मतलब नॉन मेटल में बताया था, तो खैर आपसे सॉरी चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया था आपको कि वहाँ पे इसका नेचर एसिडिक होगा। लेकिन जब उन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका जो ऑक्साइड कैसा बनेगा, वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो वहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा बनाएगा, उसके बाद से उसका नेचर एसिडिक होगा। ठीक है, इसका हो गया। अब मैंने इसको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप में लिखने के मैं मतलब आपको जरूरत नहीं होगी। तो आइए देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स, देखेंगे। आइए अगला कुछ देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला अगला क्या है। अगला ये है कि जब मेटल को आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है, मतलब आपको ऑक्साइड करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैं बता थे मेटल प्लस ऑक्सीजन, तब मेटल ऑक्साइड उसी तरह बनाता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। अब एक क्या है, ये जब आप मेटल और वाटर और कोई कॉम्बस्टेबल मटेरियल को एक साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और इसमें से थोड़ा पर्पल सा साउंड आता है। ठीक है, आप देखिएगा जब आप मेटल को, जब आप एक पानी में सोडियम को फेंकिएगा
तब देखेगा वहाँ पे फोक मतलब फोकस होता है और फिर वहाँ पे बुझ जाता है और वहाँ पे फोकस थोड़ा साउंड आने लगता है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए आप नहाते होंगे, तो जैसे आप एक कोल कोल लेते होंगे, कटोरा, ठीक है, आप ऐसे अपने बकेट में इसको डालते होंगे और यहाँ से बबल्स यहाँ से निकलता होगा। ठीक है, बबल्स निकलते होंगे। अब वहाँ पे देखिएगा उसी को हम लोग, वो होता है बबल्स, वहाँ पे हाइड्रोजन से वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे वो निकलते हैं। ठीक है, अगर जब नॉन मेटल जो ऐसे रिएक्ट करेगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिएक्ट करेगा तो ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है दोस्तों? इसमें एक होता है कि जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक और आयरन से। ठीक है, कॉपर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, Cu इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक, जिंक एंड आयरन। ठीक है, ये आपको एंटेक नोट कर लीजिएगा। और क्या है, जो सोडियम है, से लिख रहा हूँ, सोडियम है ये मोर रिएक्टिव होता है। इसको हम लोग केरोसिन आयल में रखते हैं, केरोसिन आयल में इसको हम लोग रखते हैं। सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको पानी में मैंने पता है कि आप फेंकेंगे तो आप एक फोक करके बुझ जाएगा। ठीक है, और फास्फोरस है वो भी रिएक्टिव होता है, वो नॉन मेटल है, वो भी रिएक्टिव होता है। उसको हम लोग पानी में रखते हैं ताकि मतलब ठंडा रहे, तो उसको पानी में रखते हैं। फास्फोरस को, वो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नॉन मेटल होते हैं रिएक्टिव होता है। जैसे आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। हमारे जैसे हमको रिएक्शन दे दिया है Cu और क्या है SO4, CuSO4 प्लस Z, तो हमको इसको इधर ले जाना है और डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इधर ले जाएंगे। इधर जाकर क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu प्लस K। ठीक है, इधर जाएंगे तो ऐसे बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है CuSO4 प्लस F और E, इधर जाएगा तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu प्लस। ठीक है, इधर जाएगा तो ऐसे बनेगा। ये फिर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से इतना पढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा, आप उसको जरूर नोट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको नोट कर लेते हैं। अब मैं बोलूँगा, आप नोट कीजिएगा। अगर मैंने लिखने लगा बोर्ड पर तो ज़्यादा टाइम आपका मतलब लग जाएगा। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स को बोलूँगा, आप उसको जरूर नोट कीजिएगा और अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला है वो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। आप इसको नोट कर लीजिए पॉइंट को। और मैं एक और बोल रहा हूँ, वो आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप, जब अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब कोई भी नॉन मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं, अगर वो रिएक्ट करते हैं आपका कुछ मतलब दोस्तों, अगर वो आपका बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तभी वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कुछ मेटल से, ज़्यादा नहीं दोस्तों, कुछ मेटल से जो आपके बेसिस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे एक और है कि जो ब्रोमाइन है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, ब्रोमाइन है वो आपका एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और एक और पॉइंट आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, जो ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, मेटल होते हुए भी ये लिक्विड में पाया जाता है मर्करी। ठीक है, और एक गैलियम एंड सीजियम है, वो बहुत ही लो पॉइंट पे भी आपके हाथ पर रखने पे भी वो पिघल सकता है। गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट that they keep on our hand, they keep if you keep on our palm then he will be melt, वो मेल्ट होगा।
अगर आप उसको हाथ पर रखेंगे तो वो मेल्ट हो सकता है, ठीक है, मेल्ट हो सकता है, मेल्ट होगा, फॉर्म में कि मेल्ट होगा, ठीक है। गैलियम एंड को जब आप अपने हाथ पर रखेंगे तो वहाँ पे वो मेल्ट होगा। और एक क्या है कि लिथियम और सोडियम एंड पोटेशियम, मैंने बताया लिथियम और सोडियम एंड पोटेशियम ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। और एक क्या है, और हो गया आपको सुनिए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों हमको अंदर से बहुत ही बुरा फील होता है। दोस्तों बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हमको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मन लगा पढ़ाई कीजिए। चलो दोस्तों, ओके, गुड लक।